Hello students, welcome to Akbar classes. We are here with the second part of the solutions of biology questions of NTSC that was conducted on I think 24th of January 2020. Some questions has already been discussed. I am with the last 6 or 7 questions that has remained. Okay, हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, जो एक एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इस बार के जो सवाल हैं बहुत आसान सवाल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आप बच्चों को ज़्यादा परेशानी हुई होगी, बट स्टिल वी आर डूइंग दिस। क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करते हैं। पिछले 34 तक का सोल्यूशन पिछले वीडियो में हो चुका है। 34 तक का सोल्यूशन पिछले वीडियो में हो चुका है। सो इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़ यू कैन गो देयर एंड वॉच दैट। 35th क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द डियर आर किल्ड इन अ गिवन फूड चेन। एक फूड चेन दिया हुआ है, उसमें ये बता रहा है कि अगर एक डियर है वो मर जाता है तो उस फूड चेन पे किस तरह से अफेक्ट पड़ने वाला है। हम लोग फूड चेन को लिख लेते हैं। ग्रास है, इट इज़ ईटन बाय द डियर एंड देन लायन। तो जैसा कि बच्चों आप दिख रहे हैं क्लियरली, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल है जिसमें सिर्फ 3 ही आपके स्टेप्स हैं, ग्रास है, डियर है और लाइन है। जैसा आप जानते हैं कि ग्रास यहाँ पे प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया और ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। यहाँ आपका प्राइमरी कंज्यूमर एक हर्बीवोर है और सेकेंडरी कंज्यूमर आपका कार्निवोर है। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, ग्रास, डियर और लाइन। ये गायब हो जा रहा है यहाँ से। अब क्या होगा, अब ज़रा सोचो, अगर डियर गायब हो जा रहा है तो डियर का फूड क्या था, ग्रास था, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रास का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ग्रास को नहीं खाने वाला कोई रहेगा तो क्या होगा, ग्रास का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन दिस। और जब ये ही नहीं रहेगा तो ग्रास का अमाउंट बढ़ जाएगा। और लाइन जो कि डियर पे था, लाइन जो कि डियर पे डिपेंडेंट था अपने फूड के लिए, अपने एनर्जी के लिए, तो ये सिस्टम से गायब हो जा रहा है। तो जब इसको एनर्जी सोर्स नहीं मिलेगा तो इसका क्या होगा, अपने आप इसका जो नंबर्स हैं वो धीरे से घट जाएगा। तो एक डियर के गायब होने पे एक पार्टिकुलर ग्रेजिंग फूड सिस्टम में ग्रास बढ़ जाना है और लाइन का नंबर घट जाना है, बिकॉज द ग्रास दैट वाज बीइंग ईटन बाय द डियर अब ग्रास बढ़ जाएगा क्योंकि डियर है नहीं, और लायन जो है वो क्या होगा, नंबर ऑब्वियसली घट जाएगा बिकॉज इट डजंट हैव एनफ फूड टू सर्वाइव ऑन। इसका एग्जांपल्स हम देखते हैं, आपके ऑप्शंस देखते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है द पॉपुलेशन ऑफ द लायन व्हेन इंक्रीज। ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीज। ऐसा है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन 3 में पहुंचते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ लाइन डिक्रीज, घट रहा है, एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज, ये बढ़ रहा है। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं लिख दे रहा हूँ। 35 का जो आंसर है वो 3 है। 3 क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ लायन डिक्रीज एंड ग्रास इंक्रीज। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जाते हैं। इसको साफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 36 में है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। द पोर्स इन द लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस आर। तो चूंकि अगर इसका ऑप्शन मैं आपको ना भी दूं तो भी आपको 6-7 के बच्चे कह देंगे कि स्टोमेटा आंसर है इसका। गैसेस एक्सचेंज, लीफ में जो पोर्स होते हैं, गैसेस एक्सचेंज जिनसे होता है उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। बट 3 और जो और ऑप्शन दिए हैं वो उसके बारे में हम बात कर लें ज़रा सा। जाइलम है आपका वेस्कुलर टिश्यू है, इसके बारे में आपको पता है। स्टिग्मा आपके फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, आपको याद हो अगर। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, लेंटिकल्स। हो सकता है कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज कर जाएं। लेंटिकल्स बच्चों पोर्स होते हैं, ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो पोर्स, बट दे आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम्स ऑफ वुडी प्लांट्स।
फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, हालांकि इस सवाल में ही कंफ्यूजन नहीं है, बट चूंकि लेंटिकल्स वर्ड का इस्तेमाल किया है इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि लेंटिकल्स आर आल्सो पोर्स थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज और द गैस एक्सचेंज और द एक्सचेंज ऑफ वाटर इन गैसियस फॉर्म टेक्स प्लेस. They are also pores, but they are present on the stem of woody leaves. They are present on the stem of woody leaves. Here the question is given, the pores in the leaf through which respiratory exchange of gases takes place. लीफ के जो पोर है उनका नाम बताना है और उस आपका आंसर क्या होगा? Question 4 स्टोमाटा. Lenticle, obviously they are pores, but they are present in the stem of woody plants. Okay? आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ. 37 इस बार के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आसान है. आई डोंट नो कि इतने आसान क्वेश्चंस क्यों दिए हैं एनटीएससी वालों ने. जो अगली बार जो तैयारी कर रहे हैं वो थोड़े से सावधान हो जाएं क्योंकि अगली बार टफ क्वेश्चन आएंगे इसका मतलब. चलिए अगला क्वेश्चन है 37. व्हेन वी डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट वी डिस्ट्रॉय. ऑप्शन सुनिए. एक, अगर फॉरेस्ट को आप डिस्ट्रॉय करें, फॉरेस्ट को आप डिस्ट्रॉय कर दें तो इसका असर क्या होने वाला है? ऑप्शन सुन लें. वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ किस पे असर पड़ने वाला है? वाइल्ड लाइफ पॉजिटिव है नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव ही असर पड़ेगा. ट्रीज, ऑब्वियसली ट्रीज. इन्वायरमेंट और है फूड एंड शेल्टर. चौथा ऑप्शन है फूड एंड शेल्टर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. लेट्स रिपीट द क्वेश्चन अगेन कि अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो क्या किस किस पे असर पड़ सकता है? 4 डिफरेंट ऑप्शन है आपके. वाइल्ड लाइफ के पॉपुलेशन पे, यस वाइल्ड लाइफ के पॉपुलेशन पे असर पड़ेगा और नेगेटिव असर पड़ेगा. अगर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो वाइल्ड लाइफ का पॉपुलेशन घट जाएगा, ट्रीज़ का पॉपुलेशन घट जाएगा. ठीक है, ट्रीज़ का पॉपुलेशन घट जाएगा और फूड एंड शेल्टर ऑफ एनी वाइल्ड, वो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके फूड और शेल्टर पे भी नेगेटिव असर पड़ेगा. लेकिन बच्चों जब हम ना एग्जाम में ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो हम जब एग्जामिनर का मतलब होता है कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ऑप्शन इसके सारे के सारे सही हैं कि ठीक है पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड है वो भी घटेगा, ट्रीज़ का नंबर घट जाएगा, फूड और शेल्टर पे असर पड़ेगा वाइल्ड के. लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसके बारे में बात करेंगे. तो चूँकि एक फॉरेस्ट के डिस्ट्रॉय होने पर वाइल्ड लाइफ पे भी असर पड़ता है, ट्रीज़ पे भी असर पड़ता है, वाइल्ड एनिमल्स पे असर पड़ता है, इवन हमारा जो इकोसिस्टम है उस पर भी असर पड़ता है. इसीलिए हमारा जो सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर ये है कि ये किसको असर करने वाला है? इन्वायरमेंट को असर करने वाला है, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने वाला है. बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हमारे ऑप्शन फॉरेस्ट को अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? हम पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बिल्कुल सही. ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बिल्कुल सही. और फूड और शेल्टर जो है वाइल्ड एनिमल्स का उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही. बट बिकॉज वी हैव टू पिक अप द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर और इन सबको मिलाकर चीज़ें क्या बनती है? इन्वायरमेंट बनती है हमारा. ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा इन्वायरमेंट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 38. ये बहुत ही आसान सवाल है. क्वेश्चन नंबर 38. इसमें सवाल है आपको इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है? नेचुरल रिसोर्स ऐसे कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स ऐसे कहते हैं कि ऐसी नेचर की चीज़ें जिससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा हो. ठीक, सॉइल है ऑप्शन में आपका, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है और एयर है. ठीक है, नेचुरल रिसोर्स उसको कहते हैं कि जिस फॉर्म में वो है, नेचर के फॉर्म में, उसी से हम उसका फ़ायदा उठाते हैं. तो ऑब्वियसली सॉइल जिस फॉर्म में है, ज़मीन है, उससे हम फ़ायदा उठाते हैं, वाटर जिस फॉर्म में मिलता है उससे, और एयर भी. लेकिन चूँकि इलेक्ट्रिसिटी को हमको फिज़िकल प्रोसेस के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को बनाना पड़ता है, जैसे एयर से या फिर वाटर से हम क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं. तो डायरेक्टली ये जिस फॉर्म में है हम उस फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर को, एयर को और सॉइल को. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ा है. तो ये जो सॉइल, वाटर और एयर है, दे आर द पार्ट ऑफ नेचर एंड दे आर यूज्ड एज सो
but because electricity has to be converted from one form to another form, that is why this is not a natural resource. आपका ऑप्शन 3 आंसर होगा, ठीक है। अब एक हमारा इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ बच्चों, और मैं जो डाटाज हमारे पास आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं लिखता जा रहा हूँ। प्योर ब्रेड प्लांट ए इज़ क्रॉस्ड विथ प्योर ब्रेड प्लांट बी। प्योर ब्रेड प्लांट ए है, इसका मतलब ये है कि ये होमोजाइगस होगा, जो एलील्स होंगे होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। प्योर ब्रेड है तो प्लांट ए का भी, प्योर ब्रेड प्लांट बी है तो उसका भी। अगला स्टेटमेंट का हम सुनते हैं कि इट इज़ फाउंड दैट द प्लांट्स विच लुक लाइक ए डू नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन। यहाँ तक हम रुकते हैं। दो प्लांट है ए और बी, ए और बी दोनों प्योर ब्रेड है, दोनों प्योर ब्रेड है, दोनों से मिलता है F1 जनरेशन आता है, ये आपको पता है। ये पेरेंटल जनरेशन है और उसके बाद जो पहला जनरेशन आ रहा है वो F1 जनरेशन है, ठीक है बच्चों। आप ये जानते हैं कि F1 जनरेशन में, आप क्लियरली ये जानते हैं कि F1 जनरेशन में जो ट्रेट्स हमें मिलते हैं वो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं, और सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेट मिलते हैं। तो हमें यहाँ जो भी मिल रहा है वो डोमिनेंट होने वाला है, जो भी हो रहा है मिल रहा है हमें वो डोमिनेंट होने वाला है। और दोनों केसेस में क्या है, ये भी ट्रू ब्रीड है, ये भी ट्रू ब्रीड है। इट इज़ फाउंड दैट द प्लांट्स विच लुक लाइक ए डू नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन। जो ए के जैसा दिखते हैं वो ए में F1 जनरेशन में अपीयर नहीं होते हैं। जो ए के जैसा दिखते हैं वो F1 जनरेशन में अपीयर नहीं होते हैं। और F1 जनरेशन में मतलब कौन से अपीयर होते हैं, जो बी के जैसा दिखते हैं। ए के जैसे दिखने वाले F1 जनरेशन में अपीयर नहीं होते हैं, जो बी के जैसे दिखने वाले हैं वो F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं। इसका मतलब बी आपका डोमिनेंट है। बी क्या है आपका, जो भी ट्रेट लिए हुए हैं वो बी डोमिनेंट है, और ए आपका रिसेसिव है। और डोमिनेंट है, ये होमोजाइगोटिक डोमिनेंट कंडीशन है, ये होमोजाइगोटिक रिसेसिव कंडीशन है। It is found that the plants which look like A do not appear in F1 generation but re-emerge in F2 generation. अब F2 जनरेशन के बारे में बात करें तो इस जनरेशन में ऑब्वियसली री-इमर्ज होंगे। आपको पता है कि F2 जनरेशन में हमें 3:1 का डोमिनेंट और रिसेसिव का रेशियो आता है, फिनोटाइपिक रेशियो। 3 आपके डोमिनेंट हो गए और जो 1 है आपका रिसेसिव हो गया, ठीक। स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं कि ए F1 जनरेशन में अपीयर नहीं हो रहा है, F2 जनरेशन में फिर से अपीयर हो रहा है। बी F1 में भी अपीयर हो रहा है, बल्कि पूरा का पूरा सिर्फ बी ही अपीयर हो रहा है, और F2 में तो हो ही रहा है 3:1 के रेशियो से। ये 3:1 रेशियो लिखा नहीं उन्होंने, हमने लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव का जो रेशियो होता है F2 जनरेशन में 3:1 होता है। और रिसेसिव हमने कैसे तय किया कि ए है, क्योंकि ये ए F1 जनरेशन में अपीयर नहीं हो रहा है। दैट्स हाउ वी कंक्लूडेड दैट कि चूँकि F1 जनरेशन में जो रिसेसिव हो वो अपीयर होता नहीं है, F2 में होता है, तो ए हमारा क्या हो गया, जो भी ट्रेट लिए हुए है वो क्या है, रिसेसिव है, जो कि F2 में जाके वो अपीयर हो रहा है। अब हमें पता ये करना है, ऑप्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा टॉल है, कौन सा। अब टॉल और ड्वार्फ को लेकर आप जान रहे हैं कि टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ रिसेसिव है, तो बी क्या है, डोमिनेंट, तो बी टॉल होगा। और ए क्या है आपका, रिसेसिव, जो कि F1 जनरेशन में नहीं आ रहा है, F2 में 1 के रेशियो में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, रिसेसिव, ये मतलब ड्वार्फ। बहुत ही आसान सवाल। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए आर टॉल एंड बी आर ऑल्सो टॉल। ए आर टॉल, बिल्कुल भी नहीं। ए आर टॉल एंड बी आर ड्वार्फ, बी टॉल है, बिल्कुल भी नहीं। ए आर ड्वार्फ एंड बी आर टॉल, ए आर ड्वार्फ एंड बी आर टॉल। सो आपका 39 का आंसर होगा 3। 39 का ऑप्शन आंसर होगा 3, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि जो F1 जनरेशन है उसमें रिसेसिव बिल्कुल भी अपीयर नहीं होता, F2 में जाके अपीयर होता है 3:1 के रेशियो में, 1 होते हैं, और जो डोमिनेंट होते हैं वो F1 में तो होते ही हैं, और F2 में जाके 3:1 के रेशियो में अपीयर होते हैं।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 था। आखिरी सवाल, बहुत ही आसान सवाल से हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पिक द राइट कंडीशन कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विच हैज़ नो फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल उसको कहते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेनिंग से आते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेनिंग से आते हैं। यूजुअली प्लांट्स के, जैसे कि कुछ पुराने प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, आफ्टर दे डाई दे गेट अंडर द सॉइल, दे गेट अंडर द अर्थ, फिर वहाँ पर वो कुछ फ्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल। तो इसमें कौन कौन से फॉसिल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है अलग अलग, कि इसमें कौन फॉसिल फ्यूल नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका विंड, वुड और सन। दूसरा ऑप्शन है आपका केरोसिन, विंड और टाइड। तीसरा ऑप्शन है आपका पेट्रोलियम, वुड और सन। चौथा ऑप्शन है आपका विंड, ओशन और कोल। इसमें से जो तीन का कॉम्बिनेशन है, इसमें कौन सा जो कॉम्बिनेशन है, इसमें एक भी फॉसिल फ्यूल नहीं है। मतलब कौन सा, आप अर्थ के अंदर से कौन सा फ्यूल नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से। फॉसिल फ्यूल मतलब पुराने डेड ऑर्गेनिजम्स के, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनके रिमेनिंग से जो मिल रहे हैं। जैसे कोल है वो प्लांट से आता है, प्लांट की डेड रिमेनिंग से। पेट्रोलियम भी प्लांट से और ऑर्गेनिज्म से आता है। केरोसिन पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। और इसमें कौन नहीं है, विंड, वुड और सन। विंड, वुड और सन। ये वुड भी फॉसिल फ्यूल हो जाता जब ये एक लंबे टाइम तक सॉइल के नीचे दबा हुआ रहता, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वुड लंबे टाइम तक दबा रहता है सॉइल के नीचे, तो जो फ्यूल बनाता है वो कोल बनाता है। बट यहाँ पे वुड अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं केरोसिन, पेट्रोलियम और कोल तीनों क्या है, फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्ट्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं। यहाँ पे विंड, वुड और सन, इसमें से कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ए। तो बच्चों ये हमारा सारे क्वेश्चंस ख़त्म हुए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो यू कैन पुट दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। 34 नहीं हुआ था सर।